हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, आपका मेरे चैनल साथ स्टडी एट होम पर स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आपको अर्थशास्त्र जैसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ऑनलाइन करवाया जाएगा। अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो ये रोजगार से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। सरकारी क्षेत्र में इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, प्लानिंग कमीशन, नाबार्ड, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और जितने भी बैंक्स हैं उनमें इस सब्जेक्ट से संबंधित जॉब्स आपको मिलेंगी। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट और डाटा एनालिस्ट के रूप में भी आपको रोजगार के अवसर मिलते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से हम अपने सब्जेक्ट को आपके लिए आसान बनाएंगे, उपयोगी बनाएंगे और उम्मीद है कि ये जो प्रयास है वो आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो अपेक्षित है, आप उनको भेज सकते हैं। तो कुल लागत के बाद अब हमारी है औसत लागत। औसत लागत क्या है ये हम पहले मान लो, अगर हम औसत लागत की बजाय अगर हम सिर्फ औसत की बात करें तो ये होती है प्रति इकाई। जब हमने उत्पादन की बात की थी तो वहाँ प्रति इकाई उत्पादन, अब यहाँ पर लागत की बात कर रहे हैं तो प्रति इकाई लागत। ठीक है, और प्रति इकाई लागत हम निकालते कैसे हैं? AC यानी कि औसत लागत, एवरेज कॉस्ट, AC एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू TC यानी कि टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत बटे में उत्पादन की इकाई। ठीक है ना, कितना उत्पादन है उससे अगर हम जब भाग कर देंगे तो हमारे पास औसत लागत आ जाएगी। इसको आप समझिए, आपने 10वीं कक्षा की, आपसे कोई पूछता है कि कितने % मार्क्स हैं आपके, तो आप क्या करते हैं? जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, मान लो 5 सब्जेक्ट आपके हैं और उन 5 सब्जेक्टों का जो टोटल आया वो आया 300। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 300 आया आपका, कितने सब्जेक्टों का है ये? 5 का। तो टोटल नंबर हम मानते हैं 300 बटे में कितने पेपर हैं, यानी कि क्यों 5, तो कितने % मार्क्स आ गए आपके? 60%। जब इसको हम ऐसे, ठीक है, तो ये आपके आए 60, तो 60 आपकी एवरेज आ गई, यानी कि लगभग आपके हर पेपर में 60 मार्क्स हैं। किसी में ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे किया कि जितनी आपकी टोटल लागत है, जैसे आपके यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं? 300, ऐसे ही उसको कितनी इकाइयाँ हैं? आपके 5 पेपर्स थे तो उतनी इकाइयों से यहाँ पे मान लो 5 से हम भाग कर दें तो हमारी औसत लागत निकल आएगी। तो ये है औसत निकालने का फॉर्मूला। अब आपको पिछले उससे जब हमने कुल लागत की थी तो अगर वो याद है आपके, तो कुल लागत में हमने क्या किया कि कुल लागत 2 लागतों का जोड़ है अल्पकाल में। दीर्घकाल में तो क्योंकि सभी की सभी क्या है? परिवर्तनशील है। लेकिन अल्पकाल में जो कुछ साधन है वो स्थिर है और कुछ साधन परिवर्तनशील है, इसीलिए कुछ लागत बंधी लागत है और कुछ लागत परिवर्तनशील लागत है। तो जो टोटल कॉस्ट है, कुल लागत है, वो दोनों का जोड़ है। तो यहाँ पे हमने किया था टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू TFC प्लस में TVC के टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि कुल बंधी लागत और कुल परिवर्तनशील लागत यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो जब हम यहाँ पर कह रहे हैं भाई TC दो का जोड़ है, एक बंधी लागत और एक परिवर्तनशील लागत, तो ऐसे ही औसत भी, तो क्योंकि औसत क्या है? TC बटे क्या? औसत भी तो इन दोनों का ही जोड़ होगा, इन दोनों की औसत का जोड़ होगा। अगर हम यहाँ पर इस TC जो हमने लिखा था TFC प्लस TVC यहाँ पर रख दें और उसके बटे में क्यू है, तो इसका मतलब यही बना ना कि TFC बटे में क्यू यानी कि TAFC, TVC बटे में क्यू इज इक्वल टू AVC। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि AC भी, औसत लागत भी, औसत बंधी लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का जोड़ होगी। जैसे कुल लागत, कुल बंधी लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का जोड़ थी, क्योंकि टोटल से ही तो औसत निकल रही है। तो जब टोटल में दोनों को लिया था हमने, तो औसत में भी हम दोनों की औसत को लेंगे। आगे अब हम समझते हैं पहले AFC क्या है। तो AFC क्या है? प्रति इकाई बंधी लागत को हम क्या कहेंगे? औसत बंधी लागत। कैसे निकालते हैं? AFC इज इक्वल टू, यहीं से हम इसको कर सकते हैं क्योंकि TC 2 का जोड़ है, तो TFC बटे में क्यू। AFC कैसे निकलेगी? TFC यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बटे में क्यू।
ये फॉर्मूला आ गया हमारा औसत बंधी लागत का। तालिका से समझते हैं। उत्पादन की इकाइयां हमने ले ली 1 से 8 तक। फिक्स्ड कॉस्ट क्योंकि हमें पता है कि स्थिर रहती है, ठीक है ना, तो वो 10 10 10 10 10 यहां तक 10 ही चल रही है। अब जब हम इसको AFC हमने क्या लिया, TFC बटे क्यू, तो TFC बटे क्यू यानी कि 1 से भाग किया 10। अब TFC कितनी है 10, उत्पादन कितना है 2, तो 2 भाग 10। अब TFC 10 है, उत्पादन कितना है, क्यू कितना है 3, तो 10 भाग 3। ऐसे ही फिर 10 भाग 4, 10 भाग 5, 10 भाग 6, 10 भाग 7, 10 भाग 8, और ये हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट निकल आएगी जो इसकी बराबर है, ठीक है ना। ये आ गई हमारी तालिका। इसी को जब हम डायग्राम में बना देंगे, नीचे हम क्या ले लेंगे, आउटपुट, और OY पर हम ले लेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि AFC। तो यहां पर हमने ले लिया 1 से 10 तक, क्योंकि 10 है हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो 10 से ज्यादा तो हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हो नहीं सकता, तो मैक्सिमम 10 ले लिया। और यहां पर 1 2 3 से 8 तक, क्योंकि उत्पादन की हमने 8 इकाइयां ली। तो ऐसे हम लिखना, वो इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। जब हमारी उत्पादन 1 है तो 10, 2 है तो कितना है 5, 3 है तो 3.3, 4 है तो ये 2.5, यहाँ पर 4 का आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये डायग्राम बन जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर 0 नहीं लिया, ठीक है ना, सीधा 1 से स्टार्ट किया। क्यों किया, क्योंकि औसत में जब हम कह रहे हैं कि उत्पादन ही नहीं हो रहा, यानी कोई इकाई ही नहीं है, ठीक है, तो औसत निकालने की भी आवश्यकता नहीं है उसकी। वहां पर तो क्या था कि 0 इकाई होने पर भी TFC था, इसलिए हमने 0 दिखाकर आगे TFC लिखा हुआ था कि 0 उत्पादन होने पर भी कुल बंदी लागत कुछ ना कुछ जरूर रहेगी। लेकिन यहां पर औसत में, क्योंकि औसत में हम नीचे भाग देते हैं, तो यहां पर क्या होगा, अगर मान लो हम 0 दिखाते तो 0 दिखाते तो क्या होता है 10 बटे 0 आता है, तो ये क्या आता, अनंत आ जाता। तो इसलिए औसत निकालने के लिए हमने यहाँ पे 0 नहीं लिया, क्योंकि कुछ बच्चे कह सकते हैं कि जी पिछले जब हम टोटल कॉस्ट कर रहे थे तो हम यहाँ पे 0 दिखा रहे थे, अब जब हम एवरेज कॉस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर 0 नहीं दिखाए। तो यहाँ पर दिखाने से कोई हमारा पर्पस सोल्व नहीं होगा। यहाँ सीधा हम 1 इकाई से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें औसत निकालनी है 1 इकाई की। अब 0 इकाई की थोड़ा ना औसत निकालेंगे भाई, जब कोई इकाई ही नहीं है तो उसकी औसत निकालने का कोई औचित्य नहीं बनता। समझ में आ गई बात। तो अब आप यहां पर ध्यान से देखें, ये लगातार गिर रहा है। क्यों गिर रहा है, क्योंकि तो फिक्स है। जैसे जैसे हमारा उत्पादन बढ़ता चला जाएगा ये कम होता चला जाएगा, और ये इससे मिलता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है, ये इससे मिलता हुआ प्रतीत होगा OX से, लेकिन ये इससे मिलेगा नहीं, ठीक है ना, इससे मिलेगा नहीं, क्योंकि इससे अगर ये मिल गया तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, और ये औसत कभी भी 0 नहीं हो सकती। औसत तभी 0 हो सकती है जब टोटल ही 0 हो जाए, ठीक है, तभी तो औसत 0 हो सकती है। वैसे औसत 0 नहीं हो सकती, तो ये इससे मिलता हुआ प्रतीत होगा OX से, लेकिन कभी भी OX से ये नहीं मिलेगा, तो ये शुरू से ही गिरना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसकी शेप के बारे में आपको एक चीज और नोटिस करनी है, ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या होता है कि ये ऐसा कर्व होता है जिसके प्रत्येक बिंदु का जो गुणनफल है, योगफल नहीं सॉरी गुणनफल, वो क्या होगा, एक समान होगा। कैसे, इसकी जो मौद्रिक इकाई है, अगर हम उसको उत्पादन से गुणा कर दें, जैसे कि यहाँ पर क्या है 10 रुपए को हम किससे गुणा कर दें, उत्पादन से, तो क्या आया 10। ऐसे ही ये 5, ठीक है ना, ये हमारे रुपीस कितने हैं 5। तो इस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को 5 को हम किससे गुणा कर दें, उत्पादन की मात्रा से 2 से, तो कितना आया 10। ऐसे ही 3.3 को हम गुणा करेंगे किससे, 3 से, तो 10। तो इस प्रकार इन दोनों का जो गुणनफल होगा x और y का प्रत्येक बिंदु पर वो एक समान होगा, यानी यहां से लेके यहां तक ये जो वक्र बनेगा इसका गुणनफल समान होगा। तो ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उसके बाद हम आते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो अब आप ये समझ चुके होंगे
एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट शुरू से ही नीचे गिरने लगती है और ये OX से मिलती हुई प्रतीत होती है, लेकिन मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि ये औसत है और औसत कभी भी जीरो नहीं होती। जब तक कि कुल कुछ ना कुछ है तब तक ये जीरो नहीं होगी। दूसरा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये किसका है? औसत का ही दूसरा भाग है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं औसत परिवर्तनशील लागत, ABC। इसका फॉर्मूला क्या है? TVC इज डिवाइडेड बाय Q। यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब हम उत्पादन से भाग कर देंगे तो हमारी क्या निकल आएगी? औसत। इसको तालिका से हम समझ सकते हैं। यहाँ पर उत्पादन की इकाइयाँ दी हुई हैं 1 to 8। इस साइड दी हुई है TVC 10 से लेकर और 62 तक, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पर हमने जीरो से नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि हम एवरेज निकाल रहे हैं और जीरो इकाई की एवरेज निकालने का कोई भी औचित्य नहीं बनता। तो यहाँ पर भी हम 1 से दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी हमने 1 से ही दिखाया। ठीक है, तो औसत वेरिएबल कॉस्ट एक पहली इकाई की कितनी है? 10 डिवाइडेड बाई 1 तो 10, 18 डिवाइडेड बाई 2 9, 24 डिवाइडेड बाई 3 8, 28 डिवाइडेड बाई 4 7, 32 डिवाइडेड बाई 5 6.4 और 38 डिवाइडेड बाई 6.3, 7 डिवाइडेड बाई 46 डिवाइडेड बाई 7 6.6 और 62 डिवाइडेड बाई 8 7.7। तो टोटल को हमने उत्पादन की इकाइयों से भाग कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गई? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और इसी को हम यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, OX पर हमने उत्पादन दिखाया है, OY पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी कि ABC। तो यहाँ पर 1 के लिए 10, 2 के लिए 9, 3 के लिए 8, 4 के लिए 7, ऐसे 5 के लिए 6.4। और यहाँ पर आकर जब 6th हमारी इकाई है उत्पादन की, यहाँ पर आकर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट न्यूनतम होती है। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान रखना आप। जब ज़्यादातर बच्चों से यही गलती हो जाती है कि उनका जो न्यूनतम बिंदु होता है या अधिकतम बिंदु होता है वो उस इकाई से आगे या पीछे हो जाता है, जिससे कि हमारा डायग्राम गलत बन जाता है। 6th उस पे इकाई पर ये न्यूनतम बिंदु आ रहा है। अगर हम इकाइयों के द्वारा दिखा रहे हैं, अगर हम बिना इकाइयों के दिखा रहे हैं जैसे यहाँ पर हमने दिखाया, तो इकाइयों का कोई भी इस पे असर नहीं है। हम सिर्फ एक आइडिया बता रहे हैं उसको कि यहाँ पर पहले वो नीचे की तरफ गिर रहा है, फिर ऊपर की तरफ उठ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर वो न्यूनतम हो रहा है। तो ये अब यहाँ पर हमने कोई ऐसी इकाई नहीं दिखाई कि भाई ये 5वीं पे ही हो रहा है या 6ठी पे हो रहा है। तो ये डायग्राम थोड़ा आसान रहता है बनाना बिना इकाई के। तो यहाँ पर इकाई से जब हम बना रहे हैं तो ये यहाँ पर अगर 6th इकाई पर न्यूनतम है तो यहाँ पर भी 6th इकाई पर ही ये न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है ना, तो उसके बाद ये बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार से ये इसकी शेप आती है कि U प्रकार की शेप। अब हमने ये देख लिया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, हमने देख लिया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब हम आते हैं एवरेज कॉस्ट वक्र पर। तो एवरेज कॉस्ट वक्र भी ये कैसा है? U आकार का ही है, ये भी U आकार का है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जो शुरू से ही नीचे की ओर गिर रहा है। तो अब ये U आकार का है, पहले ये नीचे की तरफ गिर रहा है। शुरू में जब उत्पादन किया जा रहा है तो जो औसत लागत है वो नीचे गिर रही है, फिर न्यूनतम बिंदु पर पहुंचकर ये ऊपर उठना शुरू होता है। तो अब प्रश्न ये उठता है, और आपके उसमें एग्जाम में ये प्रश्न कई बार आ भी चुका है कि ये U आकार का ही क्यों होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। U आकार का क्यों होता है? AFC और ABC का आधार, कि जो ये डायग्राम बन रहा है AC वक्र, ठीक है, इसका आधार क्या है? AFC और ABC। तो AFC और ABC यानी इन दोनों का जोड़ से ही तो AC बन रहा है ना। AC इज इक्वल टू AFC प्लस ABC, यानी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट।
औसत बंधी लागत प्लस में औसत परिवर्तनशील लागत। तो अब हम इन दोनों डायग्राम्स को अगर देखें, ये तो शुरू से गिर रहा है नीचे, यानी कि इसका जो कंट्रीब्यूशन है AC में वो कम होता जा रहा है, ठीक है ना भाई। अगर आप यहाँ पर देखें AC इज इक्वल टू, शुरू में ये 10 है प्लस 10, तो AC 20 हो गया। अब इस 20 में आधा हिस्सा इसका भी तो था, ठीक है ना, तो इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है यहाँ पर फिलहाल। लेकिन जैसे जैसे AFC कम होता जा रहा है, अब वहां पर जाकर ये मान लो ABC बढ़कर हो गया है 40 और ये घटकर हो गया है 1। तो आप मुझे ये बताइए, क्योंकि ये तो कम होता जा रहा है, AFC तो कम होता जा रहा है ना, तो ये कम होता 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 मैं मान रहा हूं कि 1 हो चुका है। और ABC बढ़ता 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 मैं मान रहा हूं कि 40 हो गया। अब AC कितना बनेगा यहाँ पर, AC इज इक्वल टू 41, ठीक है 41। अब आप मुझे ये बताइए AC 41 है तो ये किसके नजदीक है, ABC के, ठीक है, क्योंकि AFC तो कम होता होता नेग्लिजिबल होता चला जाएगा, तो उसका जो रोल है एवरेज कॉस्ट में वो क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है। एक तो बात आपको ये समझनी है। फिर अब AC, AFC और ABC का जोड़ है, तो यहां पर आप देखिए ABC क्या है, शुरुआती दौर में नीचे गिर रहा है, न्यूनतम बिंदु पर पहुंचकर ऊपर की ओर उठ रहा है। तो इसका मतलब इसी का तो प्रतिबिंब हमारा औसत वक्र होगा ABC का, और AFC का ही तो होगा। AFC शुरू से गिर रहा है तो ये भी शुरू से गिरेगा, ठीक है ना। ABC भी शुरू में गिर रहा है तो उसका भी प्रभाव उसमें जाएगा, और ज्यादा प्रभाव आगे जाकर किसका हो जाएगा, ABC का। क्यों हो जाएगा, क्योंकि AFC कम होता होता नेग्लिजिबल हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, तो इसमें ज्यादा जो रिफ्लेक्शन आएगा ABC का आएगा। AFC तो लगातार गिर ही रहा है तो ये तो गिरता रहेगा, 1 से भी नीचे चला जाएगा, 0.5 पे चला गया, 2 पे चला गया, तो इसका तो रोल बहुत कम होता चला जाएगा। लेकिन ABC का रोल इसमें बढ़ता चला जाएगा, और ABC न्यूनतम बिंदु पर पहुंचकर क्या है, ऊपर की ओर उठ रही है, तो इसलिए AC वक्र भी न्यूनतम बिंदु पर पहुंचकर ऊपर की ओर उठने लगता है। तो ये है पहला कि AFC और ABC का आधार। दूसरा, घटते बढ़ते अनुपात के नियम का आधार। अब ये घटते बढ़ते अनुपात के नियम का आधार का मतलब क्या है, जब इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने 6 चैप्टर में हमने किया था उत्पादन के नियम में, और उसमें किया था हमने घटते बढ़ते अनुपात के नियम, कारक के प्रतिफल, तो उसमें हमने किया था। तो यहाँ सेकंड पॉइंट से संबंधित हम देखते हैं, आपको इससे पिछला चैप्टर 6 और 7 चैप्टर में हमने ये डायग्राम किया था। इस डायग्राम में हमने किया था कि हमारा जो टीपी है वो पहली अवस्था में बढ़ती दर से बढ़ता है, क्योंकि हमारा एमपी लगातार बढ़ रहा है। जहां पर एमपी अधिकतम होकर गिरना शुरू होता है वहां पर हमारा टीपी दूसरी अवस्था में घटती दर से बढ़ता है, और जहां पर टीपी अधिकतम हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद उसमें गिरावट स्टार्ट होती है, तो हमारा एमपी शून्य होकर माइनस हो जाता है। ये था एमपी और एपी, एमपी और टीपी। अब एपी का क्या बिहेवियर है, औसत में भी बढ़ोतरी हो रही है। जब हमारा एमपी बढ़ रहा है तो औसत में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन औसत में जो बढ़ोतरी है वो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उसमें बढ़ोतरी से कम है। और एपी का औसत उत्पाद का जो अधिकतम बिंदु है वो बाद में आता है एमपी के अधिकतम बिंदु से। जब एमपी अधिकतम होकर गिरना शुरू होता है तो गिरते हुए वो औसत उत्पाद के अधिकतम बिंदु पर काटता है। ये औसत उत्पाद का एपी का अधिकतम बिंदु है, यहां पर सीमांत उत्पाद उसको काट रहा है, और इस बिंदु के बाद एपी औसत उत्पाद गिरने लगता है। एपी कभी भी OX को नहीं छूता, ये कभी भी शून्य नहीं होता। तो इसी प्रकार से जो हमने ऊपर AC देखा एवरेज कॉस्ट, उसको हम देख सकते हैं जब एपी यानी कि औसत उत्पाद बढ़ रहा है, ठीक है, ये सारा अल्पकाल की बात है, आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है।
क्योंकि स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागतों के बीच में अंतर तभी हो सकता है जब अल्पकाल की बात हो, और कुछ साधन स्थिर और परिवर्तनशील तभी हो सकते हैं जब अल्पकाल की बात हो। तो यहां पर आप देखेंगे कि एसी, क्योंकि यू आकार का है एसी वक्र, तो एसी वक्र गिर रहा है, ठीक है। कब? जब एपी वक्र बढ़ रहा है। यहां पर यह बढ़ रहा है शुरू में, क्योंकि फायदा ज्यादा है शुरू में, तो एसी हमारी जो औसत लागत है वो गिर रही है। जहां पर एपी अधिकतम होता है वहां पर हमारा क्या होगा, जो एसी है औसत लागत है वो वक्र का न्यूनतम बिंदु होगा। और इस के बाद अधिकतम बिंदु के बाद जहां पर औसत उत्पाद गिरने लगता है तो एसी में न्यूनतम बिंदु के बाद औसत लागत बढ़ने लगती है, ठीक है। अब यहां पर एक बात और देखेंगे आप, जैसे कि एमपी एपी के अधिकतम बिंदु पर काट रहा है, आगे हम डायग्राम में देखेंगे कि जो एमसी है वो एसी के न्यूनतम बिंदु पर उसको काटेगा। उसके बाद तीसरा, आंतरिक बचतों तथा हानियों का आधार। हानियों का आधार, तो जब अल्पकाल में एक उत्पादक परिवर्तनशील कारक की इकाइयों को बढ़ाकर अपना उत्पादन बढ़ाता है, तो क्योंकि शुरू में मिलने वाला फायदा ज्यादा है, आंतरिक बचतें उसको मिलने लगती हैं। आंतरिक बचतें कैसे मिलने लगती है? मान लो एक मशीन है, उस मशीन से अगर वो कम उत्पादन लेगा तब भी उसको वो पूरी की पूरी मशीन वहां पर रखनी पड़ेगी, और अगर उससे वो कम उत्पादन लेगा तब भी, और ज्यादा उत्पादन लेगा तब भी। तो उस मशीन को वो ऐसे नहीं कर सकता कि अगर वो थोड़ा उत्पादन ले रहा है तो उस मशीन को वो उसके टुकड़े कर दे, क्योंकि अविभाजित है वो, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता, उसको पूरी मशीन का ही खर्च उठाना पड़ेगा। तो जब वो अपना उत्पादन बढ़ाता है तो उस मशीन से जो एक आदर्श ऑप्टिमम उत्पादन है वो मिलने लगता है, और इसीलिए उसको आंतरिक बचतें होने लगती हैं। ऐसे ही प्रबंधकीय बचतें भी, कि मान लो उसको काम को संभालने के लिए उसको एक मैनेजर रखने की जरूरत है, अगर वो ज्यादा उत्पादन करता है तब भी वही एक मैनेजर काम चलाएगा एक सीमा तक। ऐसा नहीं है कि आगे आगे वो उत्पादन बढ़ाता चला जाएगा और जहां तक भी वो उत्पादन बढ़ाएगा वो एक ही मैनेजर काम करेगा, लेकिन एक सीमा तक वही उत्पादन काम कर सकता है, तो उसको प्रबंधकीय बचतें भी मिलने लगती हैं। लेकिन एक सीमा के बाद जब वो उत्पादन बढ़ाता जाता है, परिवर्तनशील कारक को भी बढ़ाता जाता है, तो वो जो हानियां हैं, जो वो बचते हैं, वो हानियों में बदलने लगते हैं। इसी कारण जो लागत है वो बढ़ने लगती है। तो यू आकार का क्यों है? तो वो इसके ये 3 कारण हैं, 3 आधार हैं। इसके बाद हम करेंगे सीमांत लागत, और सीमांत लागत के बाद हम करेंगे औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध क्या है। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ जो एक लिंक दिया गया है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ये हरियाणा बोर्ड और दूसरे बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके बेस के ऊपर ही आपको ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। और 2017, 18, 19 और 20 के जो प्रश्न पत्र हैं वो लगभग इनमें कवर हैं। तो आप इसको पीडीएफ से अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। धन्यवाद।